पद्मजा जोशी। 7 बजे इंडिया 360 की शुरुआत करते हैं मुंबई के 3 बड़े हादसों की खबर से, जिसमें 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पहली घटना बांद्रा ईस्ट की है, जहां एक 4 मंजिला इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरा हादसा खैरानी रोड का है, जहां बेस्ट बस की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई। तीसरी घटना घाटकोपर रेलवे स्टेशन की है, जहां एक ट्रेन से गिरकर एक शख्स प्लेटफॉर्म और रेल के बीच आ गया। मौके पर ही उसकी जान चली गई। हालांकि मुंबई के इन 3 हादसों में जान का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन 2 तस्वीरें ये भी बता रही हैं कि लापरवाही उनकी भी है जिनकी जिंदगी गई। पहले विस्तार से बताते हैं कि बांद्रा ईस्ट में क्या हुआ। यहां एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत ढह गई, उसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इमारत के मलबे में अभी भी 4 से 5 बच्चों के फंसे होने की आशंका है। मौके पर एक एनडीआरएफ की टीम और फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां राहत बचाव के काम में जुटी हैं। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में बहराम पाड़ा में 4 मंजिला इमारत गिरने से कोहराम मच गया। इस 4 मंजिला इमारत के मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि अभी 4 से 5 बच्चों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मुंबई में एक अप्रिय घटना घटी है। दोपहर के तकरीबन 1:15 बजे मुंबई के बांद्रा इलाके के पास एक बहराम पाड़ा है। ये एक झुग्गी झोपड़ियों का इलाका है। यहाँ खबर आती है कि एक पूरा घर गिर गया है। तकरीबन 3 से 4 मंजिली पूरा घर गिर पड़ा है और अभी तक जो जानकारी मिली है कि 2 से 3 लोगों को निकाला गया है। एक महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन अब तक खबर ये है कि 2 छोटे बच्चे अब भी अंदर दबे हुए हो सकते हैं। लेकिन अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम अंदर मौजूद है। तकरीबन 4 से 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ मौजूद है। 2 से 3 एम्बुलेंस यहाँ मौजूद है। इमारत गिरने की खबर मिलते ही एक एनडीआरएफ की टीम, 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ी और 3 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। बहराम पाड़ा इलाका बांद्रा ईस्ट का सघन बस्ती वाला इलाका है। इमारत गिरने की वजह उसका पुराना होना बताया जा रहा है। वीरेंद्र घुनावल, मुंबई, आज तक। हादसे की खबर आ रही है भोपाल से भी, जहां एक प्लास्टिक की कुर्सियां बनाने के एक कारखाने में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। आग से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। एक बार फिर दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विवादों के बीच है। यहां एनएसयूआई के छात्रों ने दशहरे पर प्रधानमंत्री मोदी को रावण बनाकर उनका पुतला फूंक दिया। इस पुतले के 10 सिरों पर अलग अलग नेताओं और बाबाओं की तस्वीरें भी लगाई गई। मैं पूछना चाहता हूं, कौन से वेद, कौन सी मनुस्मृति में निक्कर और शर्ट का प्रमोशन किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण का रूप देकर पुतला फूंका गया। जेएनयू में एनएसयूआई नेता सनी धीमान ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट किया। पुतले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, साध्वी प्राची, बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ, स्वामी रामदेव, नाथुराम गोडसे, बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, आसाराम, जेएनयू के वाइस चांसलर एम जगदीश की तस्वीरों को रावण के 10 सिरों की जगह दिखाया गया। जिस तरीके से मोदी जी प्रधानमंत्री होने के बावजूद बोलते हैं कि मुझे गोली मारो, मेरे दलित भाइयों का ना मारो। अरे क्यों, आपको क्यों गोली मारे? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, आपकी सरकार है। लेकिन आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं उसके खिलाफ हमारा ये था। नाथुराम गोडसे जो भारत का पहला आतंकवादी था, उसका चेहरा इसके अंदर था। इस बार एनएसयूआई ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका, उसने एक और कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले में जेएनयू प्रशासन क्या रुख अख्तियार करता है। नरेंद्र मोदी का पुतला फूंके जाने के बाद सियासत भी गर्मा गई। ये शुरुआत सब भारतीय जनता पार्टी की हुई है, और जब भारतीय जनता पार्टी ने की है तो उसकी लपट से वो बच नहीं सकती। वो जो आग लगाती है, कहीं न कहीं प्रतिक्रिया होती है। जब पूरा देश और पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है, आतंकवाद के खात्मे का संकल्प लेकर के बात कर रही है, ऐसे हालात में वो पुतले फूंक रहे हैं उन लोगों के जो लोग कि आतंकवाद से लड़ रहे हैं, आतंकवाद के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। आप जब सबके अपने तर्क और अपनी अपनी राजनीति है। इस बीच एनएसयूआई ने कड़ा रुख अख्तियार किया है।
छात्र संगठन ने NSUI की JNU विंग को कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला लिया है। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन JNU में इस तरह की राजनीति किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। रोशनी ठोक ने मौसमी सिंह और कुमार विक्रांत सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। ट्रिपल तलाक मुद्दे पर विधि आयोग ने जो राय शुमारी की थी, उस पर किसी राय की बात तो दूर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के सामने ही सवालों की झड़ी लगा दी है। बोर्ड के सचिव मौलाना रहमानी ने यह भी कहा कि वो इस मुद्दे पर अब देश भर में प्रदर्शन करेंगे। ट्रिपल तलाक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के खिलाफ दो टूक जुबानी लड़ाई छेड़ दी है। पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। हम लोगों ने यह फैसला किया कि इस सवालनामे का बाइकाट करेंगे और हम लोगों का ये पहले से फैसला है कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करेंगे। ऐसा महसूस होता है कि मरकजी हुकूमत और उसके सरबराह मोदी जी अपनी लंबी 2.5 साल की नाकामियों को छुपाने के लिए और मुल्क के मसाइल को हल नहीं करने की खातिर ये शोषा उन्होंने छोड़ा है ताकि मुल्क की तवज्जो दूसरी चीज़ों की तरफ हो। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के हलफनामे के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये रुख अख्तियार किया है। मोदी सरकार ने हलफनामे में कहा था कि कानूनी तौर पर ट्रिपल तलाक गलत है, लेकिन रहमानी का कहना है कि शरीयत के हिसाब से ट्रिपल तलाक सही है। सरकार का कहना था कि ट्रिपल तलाक समान नागरिक अधिकार के खिलाफ है। रहमानी का तर्क है कि समान नागरिक संहिता संविधान के खिलाफ है। सरकार ने लॉ कमीशन के आधार पर हलफनामा दाखिल किया है। रहमानी का कहना है कि लॉ कमीशन की कार्रवाई एक तरफा है। सरकार ने कहा था कि ट्रिपल तलाक महिला सम्मान की अनदेखी है, तो रहमानी का तर्क है कि सरकार को कानून पर जनमत संग्रह कराना चाहिए। मौलाना रहमानी के इस कड़े रुख के बाद ट्रिपल तलाक पर सियासत और गर्मा गई। नहीं, सरकार का पक्ष नहीं है, ये तो पूरी तरह से मामला अदालत में है। एक मुस्लिम महिला अदालत गई, सरकार से वो पक्ष मांगा गया, सरकार ने अपना पक्ष रखा है। हम महिलाओं के अधिकार में बराबरी के पक्ष में हमने अपना पक्ष रखा है। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर विधि आयोग ने देश के लोगों से राय मांगी थी और 16 सवाल पूछे थे, लेकिन मौलाना रहमानी ने सवालों पर रायशुमारी के बजाय इसे सीधे सियासत से जोड़ दिया। मुस्लिम संगठनों के मुताबिक अपनी नाकामियों से जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों को हवा दे रही है। संगठनों ने एक बार फिर साफ किया है कि शरिया कानून पूरे मुस्लिम समाज की आवाज है और इसमें किसी भी तरह के दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक। अब आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान इश्क की एक गहरी साजिश रच रहा है। गुजरात के कच्छ में पकड़े गए 2 ISI एजेंटों की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने उन्हें हुस्न के जाल में फंसाया था। इन एजेंटों के पास से सैन्य ठिकानों के कई अहम नक्शे भी बरामद हुए हैं। पाकिस्तान के हनी ट्रैप से सावधान। पाकिस्तान इन दिनों हनी ट्रैप में फंसाकर भारतीयों को अपना जासूस बना रहा है। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी ATS कच्छ से पाकिस्तान की खुफिया ISI के लिए जासूसी का काम करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्फॉर्मेशन मिली थी, ये कच्छ में रहते हुए एक अलाना शमा करके एक लड़का है, दूसरा एक शकूर सुमरा करके, ये दोनों लड़के हैं जो मतलब इंडियन आर्मी की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो पाकिस्तान में उनके रहने वाले जो हैंडलर है उनको पास ऑन कर रहे हैं। इसी मतलब इन्फॉर्मेशन मिली थी। कल हमको पता चला ये 2 बंदे बस स्टैंड एरिया में इकट्ठे होने वाले हैं और यही बाबत में डिस्कशन करके आगे कुछ करने वाले हैं। इसलिए हमारी टीम यहाँ पे बस स्टैंड में वॉच में थे। इस दरमियान दोनों आरोपी मिल गए हमको, इनको पकड़ के इंट्रोगेशन किया तो हमको पता चला ये दोनों बंदे थे जो इंडियन आर्मी की मूवमेंट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन थी वो शेयर कर रहे थे। कच्छ के खावड़ा गांव के मोहम्मद अलाना और सफूर सुमरा को पाकिस्तान ने हनी ट्रैप के जरिए फंसाया था। मोहम्मद अलाना को 17 साल की एक पाकिस्तानी लड़की रजिया के चक्कर में फंसाया गया था। अलाना 4 बार आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान गया था, जबकि एक बार बॉर्डर क्रॉस करके
अलाना रजिया को अलग अलग सोर्स से जानकारी देता था। इसके बाद अलाना ने अपने साथ सुफर सुमरा को भी जासूसी के काम में लगा दिया। सुमरा भुज बेस आर्मी स्टेशन रेजिमेंट बीएसएफ की अंदरूनी जानकारी जुटाता था। सुमरा मजदूरों को लालच देकर इंस्टॉलेशन की जानकारी लेता था। अलाना और सुमरा को काफी बड़ी मात्रा में पैसे दिए जाने का शक भी है। गुजरात एटीएस को शक है कि अलाना और सुमरा के साथ और भी लोग जुड़े हैं। कच्छ में गोपी मनियार के साथ आज तक ब्यूरो। इंडिया 360 में आप खबर बिहार से, जहां के गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर है। जिले के कुचायकोट प्रखंड के काला मटिहनिया और बिशंबरपुर गांव में गंडक कोहराम मचा रही है। मटिहनिया गांव में गंडक नदी के कटान में 100 साल पुराना एक मंदिर देखते ही देखते गिरकर गायब हो गया। कटाव की वजह से गांव का किसान पंचायत भवन 15 दिन पहले ही नदी में समा चुका है। बुधवार को जब मंदिर नदी में गिरा तो गांव के लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। हरे 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 हरे